जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का हमारा विषय है हिंदी की मल्हार पुस्तक का पाठ नंबर 10। पाठ का नाम है परीक्षा और इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। पाठ की शुरुआत करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए पाठ की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम लेखक के परिचय के बारे में जानते हैं। इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के महान लेखकों में से एक हैं। हिंदी के महान लेखक और कथा सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। वे प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। इन्होंने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से और प्रोत कहानियाँ लिखी हैं। परीक्षा कहानी भी इन्हीं की कहानी है और अन्य उपन्यास भी लिखे हैं। आपने गोदान सुना होगा, इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है। उनकी अनेक कहानियाँ जैसे ईदगाह, बड़े भाई साहब, गुल्ली डंडा, दो बैलों की कथा आदि बड़ों और बच्चों के बीच बहुत पढ़ी और सराही गई है। इनका जन्म 1880 में और इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। यह कहानी देवगढ़ के शाही दरबार में रिक्त पद के लिए योग्य उत्तराधिकारी खोजने के मिशन पर दीवान सरदार सुजान सिंह की कहानी भी है। यह कहानी समर्पण, दृढ़ता, करुणा और साहस जैसे गुणों के महत्व को दर्शाती है। इस कहानी से हमें सादा जीवन और उच्च विचार के पथ पर चलने की सीख मिलती है। कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो कहाँ के दीवान थे? देवगढ़ के। कौन था? सुजान सिंह। जब वो बूढ़े हो गए तो परमात्मा की याद आई। चाहकर महाराज से विनती की कि दीन बंधु, एक गरीबों की मदद करने वाले, ठीक है, दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है कि मैंने, सुजान सिंह कह रहे हैं कि मैंने आपकी सेवा, इस राज्य की सेवा 40 साल तक की है। अब मेरी अवस्था ढल गई है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। अब मेरे अंदर पहले जैसी ताकत और शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगेंगे कि मैंने अपनी सत्यनिष्ठा से इस राज्य की सेवा की है। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मेरे सारी मेहनत बेकार हो जाएगी जो मैंने 40 साल तक अपने राज्य के लिए, आप लोगों के लिए की है। सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। जो कुछ कमाया था वो सब चला जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे कि राजा नहीं चाहते थे कि दीवान का पद सुजान सिंह छोड़े और वह उनका और सम्मान करते थे। बहुत समझाया सुजान सिंह को राजा ने, लेकिन सुजान सिंह नहीं माने। लेकिन जब दीवान साहब ने न माने तो हारकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो राजा ने हारकर उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, मान लिया कि ठीक है, पर एक शर्त यह है कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा, कि रियासत के लिए आप नया दीवान आप ही लेकर आओगे, या आप तभी आप इस पद से मुक्त हो सकते हो। देखो बच्चों आगे। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला। विज्ञापन माने एडवर्टाइजमेंट, ऐड निकाला गया प्रसिद्ध पत्रों में, समाचार पत्रों में, कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। कि देवगढ़ के लिए हमें एक दीवान चाहिए जो सुयोग्य हो, जो सज्जन, अपने को इस पद के योग्य समझे। वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। अगर कोई अपने आप को इस पद के योग्य मानता है, वे आकर सुजान सिंह से मिले। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हों, कि वह जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो, मगर हष्ट-पुष्ट होना आवश्यक है, लेकिन तंदुरुस्त और शरीर से बलशाली होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जो व्यक्ति का पाचन क्रिया कमज़ोर है या जिसको कोई इस तरह की बीमारी है तो वह यहाँ पर ना आए, उसको यहाँ पर आने की कोई आवश्यकता नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल
की जाएगी कि सबको एक जो जितने भी उम्मीदवार होंगे उनको 1 महीने तक यहाँ पर रखा जाएगा। उनके रहन सहन की, आचार विचार की, वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से दूसरों को देखते हैं, उनका स्वभाव है या नहीं है, ये सब यहाँ पर जांचा जाएगा, समझा जाएगा। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा कि विद्या को इतना महत्व नहीं दिया जाएगा जितना महत्व उसके कर्तव्य को, उसके विचारों को दिया जाएगा, जो भी दीवान के पद के योग्य होगा। जो महाशय इस परीक्षा में उतरेंगे, जो महाशय इस परीक्षा में सफल होंगे, वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। वही आखिर में इस पद के लिए चुना जाएगा, उसे ही सुशोभित किया जाएगा यह पद। आगे देखो, इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया कि पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि इस जो विज्ञापन निकाला दीवान के पद के लिए, तो ऐसे लोगों के अंदर खलबली हो गई कि सबको यह पद चाहिए। तो ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, कितना ऊंचा पद है और किसी प्रकार का ऊपर दबाव नहीं है कि किसी के अंडर में काम करना हो इस तरह से, और किसी प्रकार की कैद नहीं लगे, एकदम अपने स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय खुद लेना होंगे। केवल नसीबों का खेल है, केवल नसीब का ही खेल है कि यह पद किसी को मिलेगा। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल खड़े हुए कि अब सैकड़ों लोग इस पद के लिए वहां पर आ पहुंचे। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। अब देवगढ़ में जो ऐसे मनुष्य देखने लगे जो पहले कभी नहीं देखे, अब जो इस पद के लिए यहाँ पर आए हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता कि यहाँ पर जो भी रेलगाड़ी आती तो वहाँ पर इस पद के लिए उम्मीदवार इस पद को प्राप्त करने के लिए चले आते। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ, कि कोई पंजाब से आ रहा है, कोई मद्रास से आ रहा है, कोई नए फैशन मतलब नए जमाने का है, कोई पुराने सोच विचार का, पुराने रहन सहन वाला व्यक्ति है, उस पद को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए चले आ रहे हैं। रंगीन एमामे, चोगे और नाना प्रकार के अंग रखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सजधज दिखाने लगे कि अनेक प्रकार के पहनावे जो पहले नहीं देखे थे, अनेक प्रकार के पहनावे जो लोग पहनकर आते थे वो यहाँ पर अब देखे जा सकते हैं। लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी। सबसे जो विशेष बात यह है कि सबसे पढ़े लिखों की संख्या यहाँ पर जो पढ़े लिखों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि प्रेमचंद जी यहाँ कहना चाहते हैं कि सनद एक तरह की प्रमाण पत्र होता है जिससे व्यक्ति यह माना जाता है कि हाँ ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है। वो जब भी उससे मांगा जाता है तुम कितने पढ़े लिखे हो, तो वह अपने प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिखा देता है। तो यहाँ पर उस तरह की कोई कैद नहीं थी कि यह जरूरी है कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, किसी के पास प्रमाण पत्र हो। तो लेकिन लोग मानते थे कि पढ़ा लिखा होगा या प्रमाण पत्र होगा तो हमें ज़्यादा वेटेज मिलेगा। लेकिन पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ पर पढ़ना लिखना होना इतना महत्व नहीं रखता जितना वह हष्ट-पुष्ट हो, बलशाली हो और उसके सोच विचार, आचार व्यवहार अच्छे हों। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। जो भी यहाँ पर आए थे महानुभाव इस पद के लिए नियुक्त होने के लिए, तो यहाँ पर सरदार सुजान सिंह ने उनका अच्छी तरह से आदर किया और उनके लिए रहन सहन का अच्छा प्रबंध कर दिया। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता। तो प्रत्येक मनुष्य जो इस पद को प्राप्त करने के लिए आए वो अपनी बुद्धि का, अपने व्यवहार का अच्छी तरह से दिखावा करने लगा। मिस्टर आ, यहाँ पर नाम एक व्यक्ति का नाम बोला, व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया आ। मिस्टर आ 9 बजे दिन तक सोया करते थे कि एक व्यक्ति थे जो जिनका नाम उन्होंने लेखक ने आ रखा है, तो वह 9 बजे तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते हैं कि आजकल वो क्या दिखे कि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए सुबह सुबह उठ जाते हैं, बगीचे में टहलते हैं और यहाँ पर उषा मतलब सुबह का वो दिखाई देते हैं। मिस्टर दा और शाह और ज से अपने घरों पर नौकरों की नाक में दम था कि जो दा, शाह और जा है उन्होंने अपने घर पर नौकरों की नाक में दम कर रखा था, मतलब नौकरों का वो ज़्यादा शोषण करते थे। लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते हैं
थे। मतलब आज यहाँ पर जैसे यहाँ है, यहाँ पर नौकरों से भी वो बड़े तमीज से बात कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। ठीक है। मिस्टर लॉ को किताब से घृणा थी, जो मिस्टर लॉ हैं उन्हें किताब से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते हैं और ऐसे लगता है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, और जो सिर्फ किताब, उनका काम ही किताब पढ़ना लिखना है, ग्रंथों को पढ़ना है, वो आजकल इस तरह से अपने आप को दिखा रहे हैं। जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता है, कि जो जिससे भी बात कीजिए ऐसा लगता है जैसे वो अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, क्या ही कार्य सिद्ध हो, मतलब कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। कि अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर आए थे इस पद को प्राप्त करने के लिए, उनके मन में ये था कि बस 1 महीने की बात है, जैसे तैसे वो कट ही जाएगा, और लेकिन उसके बाद जो अगर कार्य सिद्ध हो गया पूरी जिंदगी बन जाएगी, बाकी का मतलब जिंदगी भर हम टेंशन से फ्री हो जाएंगे। बस 1 महीने की बात है कि कैसे ना कैसे वो कट जाए। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जोरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था। बूढ़ा जोरी मतलब सरदार सुजान सिंह की बात की गई है यहाँ पर। वह इन सबको देख रहा था, वो लोग किस तरह से दिखावा कर रहे हैं, किस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं, कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। बस यही उनकी कोशिश थी सरदार सुजान सिंह की, कि मुझे बगुलों में हंस कौन मिलेगा। जैसे बोलते हैं ना कि सागर में मोती चुनने की बात की गई है, तो वैसे ही वो इस तरह की बात यहाँ पर करे कि क्या वह कौन व्यक्ति होगा जो इस पद के योग्य अधिकारी है, जो इस पद का कार्यभार संभाल पाएगा। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए, कि जो वहाँ पर नए जमाने के व्यक्ति थे, लोग आए थे, उन्होंने आपस में विचार किया कि क्यों ना हॉकी का यहाँ पर एक खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया, जो हॉकी खेलने में निपुण थे, उन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया कि यह भी तो एक आखिर एक विद्या है, कि यह भी तो एक गुण है, इसे क्यों छिपा कर रखे, इसे तो सबके सामने आना चाहिए। जो अच्छा खिलाड़ी होगा शायद वो ही इस पद के योग्य बन जाए, संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए तय हो गया, फील्ड बन गई, मतलब चलो मान लिया, चलो खेल खेलते हैं, खेल खेलना भी तय हो गया, फील्ड भी बन गई, खेल शुरू हो गया, और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। कि जैसे सरकारी दफ्तरों में फाइलें एक जगह से दूसरी जगह जाती है, काम नहीं होता, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि जब यहाँ पर भी गेंद एक के पास जाती दूसरे के पास जाती, इस तरह से वो ठोकर खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी, कि रियासत देवगढ़ में यह खेल खेलना एक निराली बात थी, क्योंकि पहले ऐसे लोग यहाँ पर खेल खेलना नहीं करते थे। पढ़े लिखे या भले मानुष जो लोग होते थे वो ज़्यादातर शतरंज या ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे, और जो दौड़ कूद के खेल होते थे वो बच्चे खेलते थे, या उनको बच्चों का खेल समझा जाता था। खेल बड़े उत्साह से जारी था, लोग बड़े उत्साह से इस खेल को खेल रहे थे। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आ रही है। जो धावे मतलब गोल करने के लिए लोग गेंद को लेकर एक दूसरे की तरफ भागते, तो ऐसा लगता था जैसे कोई लहर सी आ रही हो। लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह से रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार हो, और दूसरे व्यक्ति जो दूसरी तरफ के खिलाड़ी थे वो लहर को ऐसे रोक लेते जैसे कोई एक दीवार खड़ी कर दी गई हो, वो मतलब कि वो गोल नहीं होने देते थे, उन्हें वो बीच में रोक लेते थे। संध्या तक यही धूमधाम रही, शाम तक यह खेल खेलते रहे लोग, इस तरह से उत्साह बना रहा लोगों के अंदर। लोग पसीने से तर हो गए, खेलते खेलते लोग क्या हो गए, थक गए, पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी, इतना उत्साह जोश था वो उनके आंख और चेहरे से वो झलक रहा था, इतने थक गए थे वो खेलते खेलते। हाँफते हाँफते बेदम हो गए, उनमें और साहस नहीं रहा खेलने का। लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका, लेकिन ना कोई हार सका ना कोई जीत सका, फैसला नहीं हो सका कि कौन सी टीम जीती। अंधेरा हो गया था, इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। अब अंधेरा हो गया था और मैदान से कुछ ही दूरी पर एक नाला था, उस पर कोई पुल न था, कोई पुल बना हुआ नहीं था। प्रत्येकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था, जो आने जाने वाले राहगीर होते थे, लोग होते थे, उसे नाले पर से ही चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और
खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे, और जो खिलाड़ी जो थक चुके थे वो सांस ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। मतलब एक किसान आया, बैल गाड़ी थी, उस पर अनाज भरा हुआ था, रखा हुआ था, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी, और गाड़ी पर वजन था। अब वो गाड़ी नाले में धंस गई और वो गाड़ी नाले से न पार हो सकी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी बैलों को आगे बढ़ने के लिए ललकारता, कभी पहिए को हाथ से ढकेलता, तो वह कभी पहिए को हाथ से ढकेलने की कोशिश करता कि जैसे पहिया इस नाले से निकल जाए, लेकिन बोझ अधिक था, वजन अधिक होने के कारण, और बैल कमजोर थे, तो वह गाड़ी का पहिया नाले की कीचड़ से निकल न सका। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसककर नीचे पहुंच जाती। जैसे ही ऊपर थोड़ी बहुत चढ़ने की मतलब जान लगाता वह व्यक्ति किसान, तो वह थोड़ी बहुत ऊपर खिसकती, फिर दोबारा से वो नीचे आ जाती, उस नाले की कीचड़ से वह निकल न सके। किसान बार बार ये ताकत लगाता, जोर लगाता कि निकल जाए, और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, और गुस्से में वो क्या करता कि बैलों को मारने लगता कि उन पे गाड़ी निकल नहीं रही, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती, गाड़ी वहां से निकलने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर न आता। तब इधर उधर कोई ताकता कि कोई मदद कर दे, लेकिन उसे कोई सहायता करने के लिए वहां पर आसपास न दिखाई देता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था, वो उस गाड़ी को अकेले छोड़कर मतलब कहीं पर जा भी नहीं सकता, क्योंकि उस पर अनाज था, अगर वह चला जाता तो कहीं उसका अनाज को कोई चुरा न ले। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था, बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडा लिए घूमते घामते उधर से निकले। अब शाम हो गई थी, तो खिलाड़ी थक चुके थे, अब उधर से वो सस्ता कर अब उधर से वो निकल रहे थे खिलाड़ी। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई दृष्टि से मतलब आंखों से देखा, दृष्टि से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ, क्योंकि वह किसान किसी से मदद मांग सके उसके अंदर इतना हौसला नहीं आया, न साहस हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से। खिलाड़ियों ने भी देखा, लेकिन उन्होंने उसकी मदद करनी नहीं चाहिए। जिन्हें सहानुभूति न थी वो उसे किसान को देखकर इस हालत में निकल गए। उनमें स्वार्थ था, किनमें? जो खिलाड़ी उधर से निकल रहे थे, मदद नहीं कर रहे थे, उनके अंदर स्वार्थ था, मत थी, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। कि उनके अंदर घमंड था, स्वार्थ था, लेकिन ना उनके अंदर उदारता थी किसी की सहायता करने के लिए, किसी के प्रति दयालुता रखने के लिए, न ही वात्सल्य, न ही इस तरह का स्नेह रखने के लिए कि हम किसी की मदद कर सके। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था, उस खिलाड़ियों के समूह में एक ऐसा मनुष्य था, ऐसा व्यक्ति था जिसके हृदय में दया थी, दूसरों के लिए वो साहस था किसी की मदद करने के लिए। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर पर चोट लग गई थी, लेकिन आज क्या हुआ, जैसे वो खेल रहा था तो उसके पैर में चोट लग गई। खेलते खेलते लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा था। वह क्या था कि एक तरफ से लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे आ रहा था। अकस्मात अचानक उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। उसने देखा कि एक साइड में गाड़ी है, ठिठक गया। वो बड़ा से जब देखा कि इतनी देर से व्यक्ति फंसा पड़ा है, किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसने किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई कि ये काफी देर से यहाँ पर किसान है और कोई इनकी मदद करने के लिए नहीं आया। डंडा एक किनारे रख दिया। उस खिलाड़ी ने क्या किया, एक डंडा अपना जो हाथ में लिया हुआ था हॉकी खेलने के लिए, वो साइड में रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, और अपना कोट उतार कर बोला किसान से कि मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं, कि मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल देता हूं, क्या मैं तुम्हारी गाड़ी निकालने में मदद करूं? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। कि किसान ने ऊपर दृष्टि से ऊपर की तरफ देखा कि एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति लंबा चौड़ा सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ? कि हाँ जी जनाब, मैं आपसे कैसे कह सकता हूँ। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। कि उस व्यक्ति ने बोला कि मुझे ज्ञात होता है कि तुम यहाँ पर काफी देर से फंसे हुए हो।
अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, जाओ तुम गाड़ी पर बैठो और उन बैलों को हाँको, मैं पहिए को ढकेलता हूँ, कि मैं पहिए को पर जोर लगाता हूँ जिससे वो निकल जाए। अपनी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है, मतलब कि अभी गाड़ी की आओ ये ऊपर चढ़ जाएगी, बस हौसला रखो। किसान गाड़ी पर जा बैठा, तो क्या होता है, किसान गाड़ी पर जा बैठा युवक के कहने पर। युवक ने पहिए को जोर लगाकर उठाया और जोर लगाकर ऊपर उठाने की कोशिश की। कीचड़ बहुत ज्यादा थी, वह घुटनों तक जमीन में गड़ गया। कि जैसे वो गाड़ी निकाल रहा था तो वो क्या हुआ कि वे घुटनों तक उसके पैर कीचड़ में धंस गए। लेकिन हिम्मत न हारी, लेकिन उस युवक ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर जोर किया, फिर उसने ताकत लगाई। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, उधर किसान ने बैलों को हाका आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, बैलों को सहारा मिला। जैसे ही बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई और उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। बैलों ने जोर लगाया और तो गाड़ी क्या थी, वो नाले के ऊपर थी, मैं बाहर निकल गई कीचड़ से। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जो वो किसान था उस युवक के सामने क्या हो गया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि तुमने मेरी इस समय मदद की, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बोला, महाराज आपने आज मुझे उबार लिया, कि आपने आज मुझे इस मुसीबत से बचा लिया, नहीं तो मुझे यहाँ पर पूरी रात काटनी पड़ती, नहीं तो सारी रात मुझे यहीं पर बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, युवक इस बात पर हंसा और बोला, अब मुझे कुछ इनाम देते हो क्या? मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, कुछ मुझे अब इनाम मिलेगा? किसान ने गंभीर भाव से कहा। किसान ने इसमें गंभीरता से बोला, नारायण चाहेंगे कि ईश्वर चाहेगा तो दीवानी आपको ही मिलेगी, नहीं कि दीवानी आपको ही मिलेगी। जो आप यहाँ जिस काम के लिए आए हो इस तो वह आपको जरूर मिलेगा। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। जो युवक था उसने किसान की तरफ गौर से देखा कि क्या ये कैसे जानता है। उसके मन में एक संदेह हुआ, कि शंका हुई, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? कि जो आवाज तो उसकी मिलती जुलती है, कहीं यह जो व्यक्ति है जो किसान है कि यह सुजान सिंह तो नहीं है? चेहरा मोहरा भी वही है, शक्ल थोड़ा और उसका बनावट भी वही है शरीर की। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। किसान ने भी देखा उसके युवक की ओर, शायद उसके दिल के संदेह को भाप गया। वो समझ गया किसान कि शायद मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है, कि गहरे पानी तक गहराई में जाने पर ही हमें मोती मिलता है। इस चित्र में देखो युवक गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहा है। निदान महीना पूरा हुआ, जो दिया हुआ महीना था वो पूरा हो गया। चुनाव का दिन आ पहुंचा। व्यक्ति को चुनने का मतलब उस पद पर व्यक्ति को चुनने का दिन आ गया। उम्मीदवार लोग प्रातः काल ही से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। जो वहाँ पर जो उम्मीदवार वे आए हुए थे इस पद के लिए, वो इस की कौन व्यक्ति दीवान चुना गया है इसके लिए यहाँ पर वो उत्सुक थे, इस खबर को सुनने के लिए। दिन काटना पहाड़ हो गया। दिन को काटना बड़ा ही उनका मुश्किल हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। दोनों ही रंग उनके चेहरे पर थे, एक आशा की किरण और एक निराशा का भाव। नहीं मालूम आज किसके नसीब जगेंगे, कि नहीं मालूम आज किसका नसीब खुलेगा। न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी, न जाने कि लक्ष्मी की कृपा दृष्टि किस पर होगी, लक्ष्मी देवी की। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। जैसे शाम हुई तो राजा का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, जो शहर के जो रईस जाने माने रईस थे, धनवान थे, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह, जो उस दीवान के लिए बनने के लिए आया था, वह उम्मीदवारों का वह समूह, सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ गए। सब सज धज कर आ गए दरबार में। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। जो उम्मीदवार थे जो दीवानी के लिए आए थे, उनके कलेजे, उनके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, जिसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी दीवान चुनने के लिए सरदार सुजान सिंह को, उन्होंने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशय, कि जो आप यहाँ पर आए हो, आप लोग
लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। जो आप 1 महीने तक रहे और जो कष्ट भोगा आपने, जो आपको हुआ, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी, जो पद ये है उसके लिए ऐसी आवश्यकता थी, जो ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसके हृदय में दया हो, दूसरों के प्रति दया भाव हो, साथ साथ आत्मबल हो, साथ में अंदर हिम्मत हो। वह हृदय, वह जो उदार हो, मतलब उस व्यक्ति का हृदय उदार हो। आत्मबल, वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, कि आत्मबल वह जो किसी भी मुसीबत आने पर उसका वह सामना करे, उसे भागे नहीं, डरे नहीं, पीछे न हटे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। अब जो इस रियासत के लिए, जिस पद के लिए हमने यहाँ पर उसका चुनाव करना था, जिस रियासत के लिए, हमें वह व्यक्ति मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम होते हैं, कि ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत ही कम होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हाँ, जो कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं है, कि हम उन्हें ढूंढ नहीं पाते, देख नहीं पाते, ऐसे व्यक्ति। मैं रियासत के पंडित जानकीनाथ साहब को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। फिर उन्होंने आखिर में उसका नाम लिया, उस व्यक्ति का, जानकीनाथ साहब, जो दीवानी के लिए, मतलब दीवान पद के लिए चुने गए थे, कि मैं उन्हें चुनने पर उनको बधाई देता हूँ। यहाँ पर सुजान सिंह बोल रहे हैं। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकीनाथ की तरफ देखा। जो रियासत के कर्मचारी थे, तो वहाँ के जो रईस लोग थे, उन्होंने की तरफ देखा, जानकीनाथ की तरफ। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी जिधर वह व्यक्ति खड़ा था, मतलब जानकीनाथ, उधर सबकी नजरें गई, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ऐसा कि उन आंखों में सत्कार था, जो देख रहे थे, जो कर्मचारी थे, रईस थे, उनकी आंखों में सत्कार था, आदर भाव था, सम्मान था। लेकिन जो चुने नहीं गए थे, उन उम्मीदवारों की आंखों में उसके लिए ईर्ष्या का भाव था। ईर्ष्या मतलब जलन। सरदार साहब ने फिर फरमाया, सरदार सुजान सिंह ने फिर कहा, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, कि आपको यह करने में कोई समस्या नहीं होगी, कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। जो व्यक्ति घायल होने के बाद भी, जिसका चोट लगी हुई है, लेकिन फिर भी उसने गरीब किसान की मदद की और उसकी गाड़ी को कीचड़ से निकाला, तो ऐसा व्यक्ति देखने में कहीं नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति हमारे बीच में यहाँ पर है। ठीक है बच्चों। तो उसके हृदय में साहस है, आत्मबल है और उदारता का भाव भी है, दूसरों की मदद करने का भाव। ठीक है, ऐसे आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएंगे। मतलब जैसे जो व्यक्ति होते हैं, तो वह कभी किसी गरीब को नहीं सताएंगे, नहीं यह व्यक्ति सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है, मतलब उसे क्या है करना है, उसके मन में स्पष्ट रूप से है। जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा, कि कभी भी कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, जो उसके मन को स्थिर, मन और हृदय को एकदम स्थिर रखेगा, पीछे नहीं हटने देगा मुसीबत में, ऐसा व्यक्ति हमारे बीच है। क्या चाहे धोखा खा जाए, उसे खुद धोखा मिल जाए, लेकिन दूसरों को कभी भी धोखा नहीं देगा, और परंतु दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा, और दूसरों की मदद करने में, इस रियासत की मदद करने में कभी भी वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, ये थी कहानी प्रेमचंद जी की, और उम्मीद है कि आपको ये कहानी बच्चों समझ में आ गई होगी। तो आप अब अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, और तब तक के लिए आपको जय हिंद।